तो दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए एक सेकंड के लिए, आप एक स्पीकर हैं, देश के सबसे बड़े सदन के मालिक हैं, आपकी कुर्सी संविधान में जज से भी ऊपर मानी जाती है, आपके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत हाथ नहीं डाल सकती, और फिर भी आपकी हालत ये हो जाए कि अपने ही घर के गृह मंत्री को बचाने के चक्कर में आप खुद फंस जाएं, आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाए, आपको बाकायदा जवाब देने के लिए तलब किया जाने लगे। जी हां, यही हुआ है ओम बिरला जी के साथ। अमित शाह को बचाने चले थे, खुद ही कुर्सी हिल गई है इनकी। और ये कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ बाकायदा एक रीट पिटीशन नंबर 1033 साल 2026 रजिस्टर हो चुकी है, जिसमें प्रतिवादी बनाया गया है खुद लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा के महासचिव को और उन 20 बागी सांसदों को जिन्हें बिरला जी की कृपा से जीवन दान मिला हुआ है। तो सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस और टीएमसी ने ऐसा कौन सा दांव फेंका कि अमित शाह और ओम बिरला दोनों एक साथ मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं खास पेशकश। आज हम इस पूरे मामले को इस तरह से खोलेंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि आखिर संसद के मंदिर में इन दिनों हो क्या रहा है, आपके टैक्स के पैसे कहां जल रहे हैं और जिन लोगों को आपने चुनकर के भेजा है वो असल में कर क्या रहे हैं। दोस्तों पहले तो एक ऐसा आंकड़ा सुनिए जो सुनकर के आपके कान खड़े हो जाएंगे। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और 13 अगस्त को खत्म हुआ, यानी लगभग 23 दिन का सत्र। एक दिन संसद चलाने का खर्च आता है करीब 9 करोड़ रुपए। हिसाब लगाइए, 23 दिन गुना 9 करोड़ यानी 230 करोड़ से भी ज्यादा। और ये पैसा आसमान से नहीं टपकता, ये पेड़ पर नहीं उगता, ये उसी मिडिल क्लास की जेब से जाता है जो हर महीने पगार से टीडीएस कटवा करके, हर सामान पर जीएसटी भर करके, हर पेट्रोल पंप पर टैक्स दे करके चलाता है। अब पूछिए इस 230 करोड़ का हुआ क्या। सुनिए और सिर पीटिए। 18 दिन में सिर्फ 15 घंटे संसद चली। हाँ सही सुना आपने, सिर्फ 15 घंटे, यानी एक दिन में 1 घंटा भी नहीं। कोई प्राइवेट कंपनी होती तो कर्मचारी को नौकरी से निकालने में 1 मिनट भी ना लगाती, लेकिन यहां तो हजार हजार करोड़ रुपए बहते जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर ये 18 दिनों में तो हद ही हो गई। 14 मिनट के अंदर 2 बिल पास कर दिए गए। आगे बिना किसी बहस के 9 विधेयक पारित कर दिए गए और सिर्फ 2 बिल पर ही ढंग की चर्चा हो पाई। 13 अगस्त को जब सत्र का आखिरी दिन था तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री महज 2-4 मिनट के लिए तशरीफ लाए, राष्ट्रगान हुआ और चले गए, मानो कहीं शादी अटेंड करने आए हों। गिफ्ट का लिफाफा पकड़ाया और निकल लिए। अब सवाल उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। संविधान बहुत सीधी बात कहता है, स्पीकर की जिम्मेदारी होती कि सदन चलता रहे, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है विपक्ष के सवालों का जवाब दे। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष जब सवाल पूछता है तो जवाब देने की जगह सदन स्थगित कर दिया जाता है, कभी 2 बजे तक, कभी 4 बजे तक, कभी अगले दिन तक। स्पीकर साहब चाहते तो अमित शाह को बुला करके कह सकते थे कि गृहमंत्री जी, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दीजिए, बस 5 मिनट बात कर लीजिए, 2 शब्द भी बोल दीजिए, कम से कम सदन तो चलेगा। लेकिन नहीं, स्पीकर साहब को शायद ये बात कहनी ही नहीं थी। और क्यों नहीं कहनी थी, ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ओम बिरला जी खुद कौन है। ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, बीजेपी के टिकट पर 3 बार से जीतते आ रहे हैं और दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। यानी अपनी ही पार्टी के गृह मंत्री से सवाल जवाब करवाना इनके लिए वो काम है जो कोई भी बेटा अपने बाप से नहीं करवाना चाहेगा। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है दोस्तों। पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है, ब्रिटेन, जहां जो व्यक्ति स्पीकर बनता है उसे अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है ताकि वो निष्पक्ष होकर के काम कर सके, ताकि किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव न रहे। लेकिन हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओम बिरला जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा भी क्यों, आप खुद समझदार हैं, आप अपने आप समझ जाइए। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जब स्पीकर उसी पार्टी का हो जिसकी सरकार हो तो अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि किस तरफ पल्ला भारी रहेगा। और सिर्फ लोकसभा स्पीकर ही नहीं, यहां तो हद तब हो गई जब खुद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी को कहना पड़ा कि केंद्र सरकार अमित शाह के सदन में आने पर विचार करे। सोचिए, देश का उपराष्ट्रपति खुद कह रहा है कि गृह मंत्री जी सदन में आइए, विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए, और नतीजा क्या रहा, सदन खत्म हो गया। गृह मंत्री ने पेश होने की जहमत तक नहीं उठाई। यह है वो व्यवस्था जिस पर हम गर्व करते फिरते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर पूरा तूफान खड़ा हुआ है। जुलाई महीने में जंतर मंतर पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ, नीट पेपर लीक और तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र सड़क पर थे, अपनी बात कर रहे थे, अपना दर्द बता रहे थे और उन्हीं छात्रों पर पैलेट गन चली, लाठियां चली, कई बच्चे घायल हुए। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर के सीधा आरोप लगाया कि अमित शाह के आदेश पर छात्रों पर फायरिंग हुई है। अमित शाह ने हमारे बच्चों के खून में पैलेट गन डाले और यह भी कहा गया कि या तो अमित शाह ने पैलेट गन, लाठी और इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल का आदेश दिया या फिर अगर उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है तो यह उनकी अयोग्यता है और दोनों ही सूरतों में उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। बात बिल्कुल सही है भाई, दिल्ली पुलिस और आरएएफ ये दोनों गृह मंत्रालय के अंदर आती है। ये कोई राज्य सरकार का मामला नहीं है, सीधे सीधे केंद्र सरकार का मामला है। जो नीली वर्दी वाले जवान लाठियां भाज रहे थे, जिन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, उनके ऊपर जो अधिकारी हैं और उन अधिकारियों के ऊपर जो मंत्री हैं, वो सब गृह मंत्री अमित शाह के अंदर आते हैं। तो अगर आदेश उनका नहीं था तो किसका था? और अगर उन्हें पता नहीं था तो फिर वो देश के गृह मंत्री बैठे किस लिए हैं? लेकिन जवाब देने के बजाय जेपी नड्डा ने बयान दिया कि कोई गोली नहीं चली है। भाई साहब, बिहार में तो AK-47 चल गए, दिल्ली में पैलेट गन चले, अस्पताल में बच्चे भर्ती हुए और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये तो वही बात हो गई कि सामने घर जल रहा हो और आप कह रहे हैं कि यार ये तो दिवाली की लाइटिंग है। कोई कहे कि नहीं भाई ये तो मजिस्ट्रेट का आदेश था। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट किसकी नीति के तहत काम करता है, किसके बनाए नियमों के अंदर काम करता है, आखिरी जिम्मेदारी किसकी होती है? कमांड चेन तो गृह मंत्री पर ही खत्म होती है ना। लेकिन इस पूरे मामले में हद तब हो गई जब लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया गया कि आपने ये कैसे कह दिया कि अमित शाह ने पैलेट गन चलवाई। 28 अगस्त तक जवाब दीजिए। यानी बच्चों को मारा गया, उसकी जांच नहीं हो रही है, उसकी जवाबदेही तय नहीं हो रही है, लेकिन जो सवाल उठा रहा है उसे नोटिस भेजा जा रहा है। सोचिए कैसा उल्टा माहौल चल रहा है। जो अपराध कर रहा है वो हुक्मरान बना बैठा है और जो अपराध पर सवाल उठा रहा है उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और ये नोटिस भी किन आधारों पर भेजा गया है? विशेषाधिकार हनन, सदन की अवमानना, अन्य संसदीय भाषा और गंभीर आरोप बिना पर्याप्त पूर्व सूचना के। मतलब आप बिना नोटिस के आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन जो लाठियां छात्रों पर पड़ी वो बिना किसी नोटिस के पड़ी थी, उसका क्या? खैर, अब हम पहुंचते हैं असली धमाके पर। वो कहानी जिसने ओम बिरला जी की कुर्सी को हिला करके रख दिया है। पिछले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ, ममता बनर्जी की टीएमसी हार गई। अब जब पार्टी हारती है तो अंदर घमासान होता है, नेता इधर उधर भागते हैं, नई नई खिचड़ियां पकती है। यहां भी वही हुआ। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद बागी हो गए। ये कोई छोटा मोटा टूट नहीं था, 20 सांसद यानी 2/3 से ज्यादा। और ये 20 सांसदों में जो नाम है वो कोई हल्के फुल्के नाम नहीं है। काकोली घोष, यूसुफ पठान, सयोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रसून बनर्जी, दीपक अधिकारी उर्फ देव, शताब्दी राय, रचना बनर्जी, माला रॉय जैसे जैसे बड़े चेहरे हैं। इन सब ने घोषणा कर दी कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि NCPI। और अगले ही दिन एनडीए यानी बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो गए। अब यहां एक कानून काम करता है जिसे कहते हैं दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेंशन लॉ। संविधान की 10वीं अनुसूची यह कानून कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन एक अपवाद है, अगर पूरी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो यह कानून लागू नहीं होगा। बागी सांसदों ने यह तर्क दिया, हम 28 में से 20 हैं तो 2/3 से ज्यादा हैं, इसीलिए हमारा विलय जायज है। अब यहां असली खेल शुरू होता है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने 10 जून को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा कि इस विलय को मान्यता मत दीजिए, यह असली विलय नहीं है, यह सिर्फ बीजेपी की चाल है। 19 जून को अभिषेक बनर्जी खुद स्पीकर से मिले, उन्होंने दलील दी, कागज पेश किए, स्पीकर ने कहा ठीक है देखते हैं। फिर 27 जुलाई को याद दिलाने वाला पत्र भेजा गया। 12 अगस्त को जब मॉनसून सत्र खत्म हो रहा था, अभिषेक बनर्जी फिर स्पीकर से मिले, कहा कि जल्दी फैसला कीजिए। स्पीकर साहब ने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि हम देख रहे हैं, 2 महीने से देख ही रहे हैं और शायद अगले 2 साल भी देखते ही रहेंगे अगर टीएमसी सब्र कर लेती। लेकिन टीएमसी ने सब्र नहीं किया। 7 अगस्त को अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका दायर की और 17 अगस्त को याचिका बाकायदा रजिस्टर हो गई। नंबर 1033 साल 2026। इसमें प्रतिवादी बनाया गया खुद स्पीकर ओम बिरला को, लोकसभा के महासचिव और वो 20 बागी सांसद। अब यहां संविधान की एक बहुत खास बात समझनी होगी। स्पीकर की कुर्सी बहुत ताकतवर होती है। जितनी ताकत सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं होती उतनी स्पीकर को होती है सदन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट भी स्पीकर से ज्यादातर फैसलों में दखल नहीं दे सकती,
लेकिन एक जगह है जहां सुप्रीम कोर्ट सीधे घुस सकती है और वो है दल बदल कानून। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में साफ कह रखा है, खासकर 23 के महाराष्ट्र वाले मामले में, कि स्पीकर जब दल बदल के मामले पर फैसला लेता है तो एक न्यायिक भूमिका निभा रहा होता है, ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा होता है और उसका फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। बाद के एक और मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दल बदल की कार्रवाई 3 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, वरना पूरे कानून का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए ओम बिरला जी की उलझन, अगर वो 20 बागी सांसदों के विलय को मान्यता दे देते तो टीएमसी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी और सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि किस आधार पर आपने ये विलय माना, और अगर मान्यता नहीं देते तो बीजेपी नाराज हो जाएगी, क्योंकि ये 20 सांसद तो अब एनडीए की गिनती में शामिल हो चुके हैं, इनके सहारे कई काम हो रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इन 20 में से भी 3-4 सांसद कहीं इधर उधर ना हो जाएं, इसकी चिंता में खुद अमित शाह और मोदी जी लगे रहे हैं, क्योंकि अगर इन 20 में से 3 भी वापस टीएमसी में लौट जाते हैं तो 2/3 का बहुमत खत्म हो जाता है और तब सबकी सदस्यता खतरे में आ सकती है। यानी एक तरफ मानने का काम, दूसरी तरफ अटकाने का काम, बीच में स्पीकर साहब का दफ्तर। पूरा मामला ऐसा उलझा हुआ है कि लगता है किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है तो कुछ ही हफ्तों में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। पहला सवाल यही आएगा कि 2 महीने से आप फैसला क्यों नहीं ले रहे? दल बदल कानून के तहत तो 3 महीने में फैसला होना चाहिए और आप बहानेबाजी कर रहे हैं। स्पीकर साहब के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा और यही वजह है कि अब कई कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस बार स्पीकर की कुर्सी वाकई खतरे में है। न बीजेपी को यह मंजूर होगा कि सांसदों की सदस्यता जाए, न कोर्ट को यह मंजूर होगा कि स्पीकर लटकाते रहे। बीच में फंसे हैं ओम बिरला। मामले का जो पूरा सार है दोस्तों वो ये है कि आज देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन संस्थाओं को निष्पक्ष होना चाहिए वो सब पक्षकार बनकर बैठे हैं। लोकसभा जहां देश की समस्याओं पर बहस होनी चाहिए थी, वो 14 मिनट में 9 बिल पास करने का कारखाना बन गई। स्पीकर जिसे संविधान का पहरेदार होना चाहिए वो अपनी पार्टी के गृह मंत्री को बचाने में लगा है। गृह मंत्री जिसे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जवाब देना चाहिए वो सदन के अंदर नजर नहीं आ रहा है और जो सवाल पूछ रहा है उसे नोटिस थमाया जा रहा है। यह कोई लोकतंत्र का चेहरा है क्या? दोस्तों 230 करोड़ रुपए आपके हैं, हमारे हैं, इस देश की जनता के हैं और यह पैसा ऐसे ही धुएं में उड़ रहा है। एक बार सोचिए, अगर आपकी कंपनी में 23 दिन का काम है और सिर्फ 15 घंटे का काम हुआ तो आपका बॉस क्या करता? नौकरी से निकाल देता। लेकिन यहां देश की बॉस है जनता और जनता की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। अंत में मैं इतना कहूंगा कि ओम बिरला जी की कुर्सी बचती है या नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अमित शाह जी 28 अगस्त को क्या जवाब देते हैं और राहुल गांधी क्या रुख अपनाते हैं ये देखने वाला होगा। 20 बागी सांसदों की सदस्यता रहती है या जाती है ये फैसला भी आने वाले दिनों का है। लेकिन एक बात तय है, इस पूरे प्रकरण ने ये तो साबित कर दिया है कि जब सत्ता अपनी ही जवाबदेही से भागने लगे तो संविधान भी उसे सामने ला करके खड़ा कर देता है। बच के जाने के रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और जो लोग सोच रहे थे कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठ करके सब कुछ मैनेज कर लेंगे, उन्हें अब समझ आ रहा होगा कि कुर्सी की एक सीमा होती है, संविधान की एक ताकत होती है और जनता की एक यादाश्त होती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है स्पीकर को क्या करना चाहिए? दल बदल कानून को कैसे और मजबूत बनाया जाए? क्या स्पीकर पद पर बैठने वालों को पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए जैसे ब्रिटेन में होता है? इन सब सवालों पर आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं जल्दी एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।